नमस्कार दोस्तों, आपका एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपको जैसा कि ज्ञात है, भारत सरकार ने हाल ही में 1 फरवरी के दिन भारत सरकार राष्ट्रीय वित्तीय विवरण, जिसको हम शॉर्ट में बजट कहते हैं, प्रस्तुत किया है। अब मैं आपको उसके सामने उसका एक एनालिसिस प्रस्तुत करूंगा, लेकिन उससे पहले हम बजट के इतिहास को जान लेते हैं। बजट एक शब्द है बुके, जो फ्रांसीसी शब्द है, जिसका मतलब होता है चमड़े का बैग। अब हम देखते हैं कि चमड़े का बैग फ्रांस से कैसे इंग्लैंड में पहुंचा और कैसे वो भारत में आ गया। अब आपको जैसा कि ज्ञात है कि इंग्लैंड ने भारत पे लगभग 200 वर्षों तक शासन किया है। अब उन्होंने जब अपना आय व्यय का उन्होंने अपने संसद में प्रस्तुत करना स्टार्ट किया, या भारतीय संसद में, जिसको हम कहें भारतीय संसद में प्रस्तुत करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने चमड़े का बैग यूज किया, जिसको वो शॉर्ट में बजट कहने लगे थे। ठीक है, बजट का मतलब जैसा आपको बता ही चुका हूं। अब हम क्या करते हैं कि उस चीज का जब भारत में आजाद हुआ, ठीक है, बजट का एक में संवैधानिक बंध किस अनुच्छेद में आता है, ये है 1912। ठीक है, और मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं आपको प्री मेंस या आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने मेन वीडियो पे। इसमें हम देखते हैं कि बजट में एक्चुअली में होता क्या क्या है। तो हम ध्यान देते हैं, बजट में एक्चुअली 3 प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, पहला होता है कि पिछले वर्ष के जो स्थायी, मतलब क्या कहें, जो एक एनालिसिस करने के बाद कि हाँ, हमें इस वर्ष में इतनी प्राप्तियां हुई, पिछले वर्ष में इतनी प्राप्तियां हुई। ठीक है, तो हम करते हैं इसको पिछले वर्ष की प्राप्तियां। ठीक है, जैसे हम ये 2021 या 22 का चल रहा है, तो हम इसमें 2020 से 21 में हमें जो मिला हुआ बजट, ठीक है, मतलब 2021 में हमने कितना खर्च किया, इसका एक मुख्य आंकड़ा हम इसमें प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अब वर्तमान वर्ष के अस्थायी आंकड़े। ठीक है, वर्तमान वर्ष के अस्थायी आंकड़े, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि हम इस वर्ष 1 रुपए खर्च करते हैं, ये हमारे एक फ्यूचर की बात हो गई। ठीक है, लेकिन हमें श्योर नहीं हम 1 रुपए खर्च कर पाएंगे, या 1 रुपए से ज्यादा खर्च कर पाएंगे, या 1 रुपए से कम खर्च कर पाएंगे, इसलिए हमको कहते हैं ये अस्थायी आंकड़ा है। ठीक है, ये है। अगला होगा हमारा, अब हम देख रहे हैं पिछले वर्ष, वर्तमान वर्ष। तीसरा होता है इन दो के आधार पर हम फ्यूचर में क्या, हमारा कितना प्लान हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आने वाले वर्ष, ये भी अस्थायी आंकड़े होते हैं, क्योंकि फ्यूचर की बात हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मेन बजट में 3 बातें प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, एक और टर्म आता है संशोधित आंकड़े। संशोधित आंकड़े का मतलब यह होता है, जो मान लीजिए वर्तमान वर्ष है, ठीक है, या फिर आने वाले वर्ष, हम दो में से इसी एक बोलेंगे। ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, जो आज की डेट है, जैसे हमारा भारतीय बजट 1 फरवरी के दिन आता है, ठीक है, उस दिन हमने कितनी प्राप्तियां की हैं। संशोधित आंकड़े का मतलब होता है, संशोधित आंकड़े का मतलब होता है किसी भी वर्तमान वर्ष के अस्थायी आंकड़े की प्रेजेंट डेट पे कितने में प्राप्तियां हुई। जैसे 1 फरवरी के दिन हम यहां आपको समझाने के लिए लिख देते हैं 1 फरवरी, क्योंकि भारत सरकार का बजट 1 फरवरी के दिन आता है। 1 फरवरी के या की स्थिति में प्राप्तियां, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं कि संशोधित आंकड़े का मतलब होता है, अगर मैं समझाता हूं, अगर मैंने बात की है पिछले बजट पे, मैंने 1 रुपए खर्च किया, बात करते हैं 1 रुपए की। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से, मैं आपको यहां ऊपर लिख देता हूं इसको मिटा के, अगर आप, मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके लिए बेनिफिट हो। ठीक है, अब मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूं। अब जैसे मान लीजिए हमने कह दिया, हमने पिछले वर्ष कह दिया 2020, ये 2020
और 21 में हमने कहा हमने 1 रुपये खर्च करना है अगले वर्ष, ठीक है। अब आप जैसे आपको ज्ञात है कि हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, ठीक है, लेकिन बजट आना होता है 1 फरवरी के दिन। 2 महीने लगभग 2 महीने हमारे पास बचते हैं, ठीक है। अब 1 रुपये में हम क्या पता ज़्यादा खर्च कर लिए हो या कम खर्च कर लिए हो, वो भी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक। अब हम इसको लिख देंगे संशोधित आंकड़े में 1 फरवरी के दिन कितना हमें प्राप्त, कितना खर्च किया। ये 1 रुपये से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 रुपये से आप इसको ज़्यादा भी कह सकते हैं या 1 रुपये से कम कह सकते हैं। इसका मतलब 1 रुपये से ज़्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन बजट के एनालिसिस पे आते हैं, जिसमें भारत सरकार ने कितनी प्राप्तियां की, कितने खर्च किए। देखिए, हम पहले बात करते हैं कि प्राप्तियां कितनी की। राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्ति, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं कि भारत सरकार जैसे टैक्स लगाती है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। और जितने भी सरकारी कर्मचारी या फिर कितने प्राइवेट कर्मचारी जो इस स्लैब से ऊपर आते हैं, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट भारत सरकार को देना पड़ता है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष कर में जैसे हम कोई खरीदारी करते हैं, भारत सरकार उसमें एक छुपा हुआ टैक्स लगाती है, इस कारण उसको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्व प्राप्तियों की। जैसा हमने आपको बताया कि बजट में कई प्रकार के आंकड़े, कई वर्षों के आंकड़े, पिछले वर्ष, वर्तमान वर्ष और आने वाले वर्षों की, और एक संशोधित संशोधित आंकड़े प्रस्तुत, मतलब एक प्रकार से 4 आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं राजस्व प्राप्तियों की, अब हमारे सारे डेटा लगभग लाख करोड़, क्योंकि हमारा भारत का जो बजट होता है विश्व में कई सारे देशों से बजट से कहीं ऊपर होता है, ठीक है। तो हमारे स्पेंड लगभग लाखों करोड़, हम कहा जाए ट्रिलियन डॉलर में खर्च करते हैं। तो हम बात करते हैं, हमने 2019-20, ठीक है, 2019, क्योंकि हमने कहा है पिछले वर्ष में हमने कितना खर्च किया है, ठीक है, और प्लस वर्तमान वर्ष में हमने, तो पिछले वर्ष के आंकड़े हो गए, ठीक है। 2020-21 में कितना किया है, और ये जो हमने पिछला बजट प्रस्तुत किया हुआ था उस डेट पे आप समझने की कोशिश कीजिए। हमने मान लीजिए पिछले वर्ष 2020 1 फरवरी 2020 के दिन बजट प्रस्तुत किया, उसमें कहा गया कि पिछले वर्ष का एक अस्थायी, पिछले वर्ष का जो स्थायी आंकड़ा है, ठीक है, माफ करिएगा, पिछले वर्ष का एक स्थायी आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अब और दूसरा बात है उस वर्ष में हम कितना खर्च करेंगे, जो एक एस्टिमेट होता है वो प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। अब वो मान लीजिए अब यहाँ पे वर्ष वो बीत गया, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा दूंगा, वो वर्ष अब लगभग बीतने के कगार पे है, ठीक है। फिर भी हम संशोधित आंकड़े प्रस्तुत करेंगे, 1 फरवरी के दिन संशोधित आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे, तो हम कहेंगे 2020-21 का संशोधित आंकड़ा, ठीक है। उसके बाद हम एक आने वाले वर्ष की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी चल रहा है 2021 और 22, तो हम आने वाले वर्ष की भी बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं 2019 में हमने कितना खर्च किया है, ये है 16,84,059 करोड़ रुपए। इसको लाख करोड़, आप मैंने बताया कि लाख करोड़ में, सारे डेटा हमारे लाख करोड़ में ही होंगे, ठीक है। तो वैसे मैं लिख देता हूं 16,84,059 करोड़, ठीक है। अब आते हैं पिछले वर्ष जो हमने अस्थायी आंकड़े दिए हुए थे, उसमें हमने कितना खर्च किया, जो कि ज्यादा था, 20,20,926 20,20,926 करोड़, ठीक है। अभी हमारा वर्ष पूरा नहीं हुआ, 2 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। हमने कितना खर्च किया, हमने तो कह दिया था हमने 20 लाख से ऊपर हम खर्च करेंगे, लेकिन हमने आज की डेट पे कितना खर्च किया, तो ये एक आंकड़ा है 15,55,153 15,55,153 करोड़, ठीक है। अब हम एक आने वाले वर्ष की भी बात करेंगे कि हम इसमें कितना एस्टिमेट खर्च करेंगे। जैसा आपको पता है कि पिछला वर्ष कोविड में ही पूरा खत्म हो गया, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं हम कितना खर्च बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो ये है थोड़ा कम, पिछले वर्ष की बात से कहेंगे थोड़ा कम है, ये 17,88,424 करोड़ रुपए, 17,84,424 करोड़ रुपए, ठीक है। अब ये तो राजस्व प्राप्तियां, ठीक है।
मैं हट जाता हूँ, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ। पूंजी प्राप्तियाँ। पूंजी प्राप्तियाँ क्या होती हैं? राजस्व प्राप्तियों के अलावा जो हम प्राप्तियाँ करते हैं जिससे हमारा एक पूंजी का सृजन होता है, ठीक है, वो सारी प्राप्तियाँ पूंजी में आएंगी, ठीक है। पूंजी सृजन करने से जो हमें प्राप्तियाँ प्राप्त होती हैं वो आ जाएंगी हमारी पूंजी में। पूंजी का मतलब जो अर्थशास्त्र के स्टूडेंट होंगे वो तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पूंजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब पूंजी प्राप्तियां क्या हैं, ठीक है, हमें कितनी प्राप्तियां हुई, तो यहां मैं डेटा लिखूंगा 19-20, फिर से वैसा ही 19-20, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 2020 से 21 का, ठीक है। ये है हमारा उस वर्ष का अस्थायी आंकड़ा। उसके बाद हम करेंगे, मैं यहां पे लिखता हूं अस्थायी आंकड़ा, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये है स्थायी आंकड़ा, मतलब इस आंकड़े के बारे में हम श्योर हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है संशोधित आंकड़े के लिए 2020-21 के लिए संशोधित आंकड़े, ठीक है। इसको हम लिख देंगे अस्थायी, ठीक है। अब हम एक आने वाले वर्ष के लिए अनुमान भी लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे 2021 और 22, यहां पे लिख देंगे अनुमान। ये अनुमान है, तो अनुमान हमेशा अस्थायी होता है, श्योरिटी आपको नहीं होती है, इसमें हम यहां लिख देंगे अस्थायी आंकड़े, मतलब कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम पूंजी प्राप्तियों की बात करते हैं, हमें कितना मिला पूंजी प्राप्तियों में। अब पूंजी प्राप्तियों में बात करेंगे, ये है 10,02,271, 10,02,271, ठीक है, करोड़। अब अस्थायी आंकड़े में आ जाते हैं हम लोग, ये है 10,21,324, 10,21,324। अब फिर से हम अस्थायी आंकड़ा जाते हैं, जो कि संशोधित अनुमान आंकड़ा है, ठीक है। ये कितना है? ये थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है, 18,95,152, 18,95,152 करोड़। मतलब हमने पिछले वर्ष पूंजी सृजन में काफी खर्च किया है, लगभग 2 गुना, ठीक है। इसी बेस हम आने वाले वर्ष के लिए अनुमान लगाते हैं। ये कितना है? ये है 16,94,812, 16,94,812 करोड़। मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली डेटा आपसे ये नहीं पूछेगा कितने लाख करोड़, ठीक है। बेसिकली आपसे स्थायी अस्थायी अस्थायी अनुमान, इन सब का आपको मतलब पता होना चाहिए। पूंजी प्राप्तियां क्या होती हैं, आपको मतलब इसका पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो होगी प्राप्तियां, ठीक है। लेकिन आपको पता होता है कि सरकार कहां खर्च करती है ना, उसको खर्च करने के बाद कभी देती है घाटा हुआ है हमें, ठीक है। तो घाटा का भी एक विवरण मैं आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, जैसा आपने सुना है कि इस वर्ष भारत सरकार अपने घाटे को बढ़ा रही है, ठीक है। अब भारत सरकार अपने घाटे, आपने सुना होगा पिछले कई वर्षों से भारत सरकार लगभग 3% के आसपास अपना राजकोषीय घाटा मेंटेन कर रही थी, राजस्व घाटा इतने % मेंटेन कर रही थी, ठीक है। FRBM एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो चीजें सारी चीजें हैं। तो हम बात करते हैं राजकोषीय घाटा, ठीक है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए राजकोषीय घाटा है क्या, ठीक है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय, भारत सरकार जितना खर्च करती है, ठीक है, उसका मैं लिख देता हूं, कुल व्यय से जितना राजस्व प्राप्तियां होती हैं, ठीक है, प्लस वसूली, हम जो वसूली ऋणों की जितनी वसूली करते हैं, ठीक है, उसके साथ हम जितनी अन्य प्राप्तियां करते हैं। इसको मैं कोड में, मतलब क्या कोड क्या पूरा लिख देता हूं। राजकोषीय घाटे का मतलब होता है, इसको बराबर करके भारत सरकार कितना कुल व्यय करती है, इसमें माइनस होगा, ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, राजस्व प्राप्तियां प्लस
विभिन्न प्रकार की जो भारत सरकार दूसरों को ऋण देती है उसकी जो वसूली होती है भारत सरकार से, ठीक है, तो वो उसकी वसूली करती है। तो विभिन्न प्रकार के ऋणों से विभिन्न प्रकार के ऋणों की वसूली प्लस जो हम इसके अलावा जो हमारी प्राप्तियां होती हैं, जैसे कि हमने रोड टैक्स कहीं लगा दिया, कोई कुछ छोटे मोटे टैक्स लगा दिया, फिर कुछ भी कर दिया, ठीक है, हमने कोई शुल्क लगा, माफ करिएगा टैक्स नहीं, शुल्क लगा दिया, हमने कोई शुल्क लगा दिया कि हमें इस चीज पे हम इतना शुल्क, इस वस्तु पे हम इतना शुल्क लगा रहे हैं, तो इसको हम अन्य प्राप्तियों में डाल देंगे। अन्य प्राप्तियां, ठीक है। राजकोषीय घाटे का मतलब ये होता है, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम मेन आंकड़ों पे आते हैं कि ये कितना है। हम ये आंकड़े परसेंटेज में बताएंगे, क्योंकि अगर हम लाख करोड़ की बात करेंगे तो समझ में नहीं आया कि कितना वेरिएशन हो रहा है ना, तो ये घाटा कितना है, ठीक है। हम फिर से बात करेंगे, अपने आएंगे 19-20 के स्थायी आंकड़ों में आएंगे, ठीक है। अब मैं स्थायी आंकड़े आप समझ ही गए उन सब चीज़ों को, तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। हाँ, आपको कंफ्यूजन हो गया, जैसे आपको 2020-22 में कंफ्यूजन होगा तो मैं संशोधित या ये सब लिख दूंगा, ठीक है। ये अस्थायी थे, ठीक है। फिर से हम ये संशोधित अनुमान जो हमने प्रस्तुत किया है, संशोधित अनुमान, ठीक है। और आने वाले वर्ष का अनुमान 21-22 चल रहा है, तो आने वाले वर्ष का अनुमान, ठीक है। ये कितना है? ये हमारा फिक्स आंकड़ा 19-20 का है, आपका 4.6%। ये जीडीपी में काउंट किया जाता है कि हमारे जीडीपी में हमने इतना घाटा सहा है पिछले वर्ष, ठीक है। भारत सरकार ने इतना खर्च किया है, ठीक है। अब अस्थायी आंकड़ा हमने जो सोचा था 1 फरवरी के दिन प्रस्तुत किया था, वो हमने कहा 3 इसको हम जहां 4.6 से है हम उसको 3.5 पे लाएंगे। भारत सरकार FRBM एक्ट के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा था कि इस वर्ष तक पर्टिकुलर डेट जो वो एक्सटेंड होता जा रहा है कई वर्षों के लिए, है ना, वो वैसे भारत सरकार ने अलाउ भी किया हुआ है, संविधान का पूरा संशोधन कर अलाउ भी किया हुआ है, ठीक है। तो पिछले वर्ष भारत सरकार ने कहा था हम इसको 3.5 तक लाएंगे, ठीक है। लेकिन इस वर्ष आपको पता है कोरोना की वजह से काफी कुछ चीजें बदली हैं, है ना, सरकार का स्पेंड बढ़ा है, तो इस वर्ष भारत सरकार ने 9.5% का अनुमान कहा है कि हम इतना अपने जीडीपी का इतना अलग से खर्च करेंगे, इससे ज्यादा खर्च करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आने वाले वर्ष के अनुमान की बात करते हैं, जो कि 6.8% है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत सरकार ने कहा कि हम इस वर्ष, ये बहुत बड़ा वेरिएशन है, तो इस वर्ष हम 9.5% अपने राजकोषीय घाटे को बढ़ाएंगे, तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्व घाटे की बात करते हैं, ठीक है। राजस्व घाटा क्या होता है? ये जितना भारत सरकार जितना व्यय करती है, सिंपल से इसका फॉर्मूला है, जितना व्यय करती है उसमें प्राप्तियां घटा दीजिए, ठीक है। राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों में राजस्व माफ कीजिएगा, राजस्व व्यय में राजस्व प्राप्तियां घटा दीजिए, ठीक है। मतलब अगर मैं 1 रुपए खर्च कर रहा हूं, ठीक है, मतलब मेरे पास 1 रुपए है, ठीक है, अब मैं 1 रुपए से ज्यादा 1.5 रुपए खर्च कर दिया तो मुझे घाटा हो गया ना, तो बस वही चीज है। तो इसमें हम लिखेंगे राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, सिंपल सा फॉर्मूला है, सबसे आसान फॉर्मूला मेरे ख्याल से इसी का लगता है। तो ये कितना है, हम फिर से बात करेंगे 2019-20 की स्थायी आंकड़े, ठीक है। 2020-21 के आंकड़े जो हमने कहा था उस वर्ष, पिछले वर्ष 2020-21 के संशोधित आंकड़े 1 फरवरी के दिन, ये आंकड़े कितने हैं, ठीक है। और आने वाले वर्ष के आंकड़े,
ठीक है, तो ये हमारा 19-20 में कितना था, 3.3%। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम 2020 और 21 हमने कितनी बात की थी, ये 2.7 की हमने कहा कि हम 2.7 तक ले जाएंगे। ठीक है, 1 फरवरी के दिन हमारी क्या स्थिति है, हमने बहुत खर्च किया पिछले वर्ष, 7.5%, लगभग 3 गुना। ठीक है, ये इसका श्रेय हम कोरोना को देना चाहेंगे, और दूसरी चीज हमारी इकोनॉमी जो नीचे गिरी थी उसको श्रेय देना चाहेंगे। ठीक है, अगला टर्म है अस्थायी आंकड़े 2021-22 के, ये लगभग कितना है हमारा, लगभग 5.1%। ठीक है, तो ये आंकड़े हैं, इसको मैं बड़ा कर देता हूं। हाँ, इसके बाद हमारा टर्म आता है प्रभावी घाटा। प्रभावी घाटा ये बहुत नया टर्म है, इसको आप नोट कर लीजिए। प्रभावी घाटा क्या होता है, प्रभावी घाटा ये लगभग 2011-12 के आसपास सरकार ने प्रस्तुत किया था। 2011 ये टर्म ही जो टर्म है ना प्रभावी घाटा, ये टर्म लगभग 2011 या 12 के आसपास आया होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं दोबारा। तो प्रभावी घाटा का क्या होता है, उस वक्त सरकार ने एक बात कही थी कि जैसा हम खर्च करते हैं, हम मान लीजिए कोई खर्च करते हैं, ठीक है, अब राजस्व घाटा मतलब राजस्व घाटा जितना भी होता है या फिर राजस्व व्यय हम जितना पूरा खर्च करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका एक हिस्सा हम पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन में खर्च कर देते हैं। उसका पूंजी हम पूंजी में खर्च कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसके से अर्निंग हमें कुछ दिनों बाद जरूर होगी। समझ गए आप? जैसे मान लीजिए हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं इस रोड को बनाने के लिए, ठीक है, मान लीजिए एक रोड है और एक रोड बनाने के लिए हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस रोड पे अगर हम टोल लगाएंगे, कुछ वो रोड जब कंप्लीट हमारी 4 साल बाद होगी, तो 4 साल बाद हमें उस रोड से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी ना। तो उसी के लिए हम प्रभावी घाटा की बात करते हैं। ये क्या होता है, ये राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन में हम जो स्पेंड करते हैं उसको घटा देते हैं। ठीक है, जितना राजस्व घाटा होता है हमारा, ठीक है, उसमें से अगर हम पूंजी पर संपत्तियों के सृजन में जितना खर्च करते हैं, सृजन में खर्च की गई राशि, खर्च की गई राशि, ठीक है, यह आपका प्रभावी घाटा है। ठीक है, ये बहुत नया टर्म है, 2011-12 में प्रस्तुत किया गया था। ये लगभग, अब हम बात करते हैं कि पिछले वर्ष कितना था, वर्तमान पिछले वर्ष, इस वर्ष के लिए हमने कितना प्रेडिक्ट किया हुआ था, और संशोधित आंकड़े इस वर्ष के। संशोधित, यहां मैं सन लिख देता हूं, समझ जाएंगे उस चीज को। और आने वाले वर्ष के लिए अनुमान, ठीक है। अब 19-20 में हमारा कितना है, ये 2.4% जीडीपी का। मैंने जितने परसेंटेज वाले बात की हैं सब जीडीपी में आप अपने से लगा लेंगे, ठीक है। एक्चुअल में कितना था ये, एक्चुअल में बहुत कम था ये, 1.8%, ठीक है। अब हमने तो अनुमान कर दिया ये, लेकिन एक्चुअल में कितना पहुंच गया ये, ठीक है। संशोधित आंकड़े मतलब 1 फरवरी के दिन क्या स्थिति है इसकी, 6.3%, ठीक है। अब अगले वर्ष के लिए अनुमान लगा रहे हैं हम इसके लिए अनुमान लगा रहे हैं कितना, 4.1%, ठीक है। ये आपका प्रभावी घाटा हो गया, ठीक है। अगला टर्म आता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होता है, जो हमने राजकोषीय घाटे की बात की थी आपसे, उसमें से अगर आप ब्याज भुगतान को हटा देंगे वो हमारा प्राथमिक घाटा हो जाएगा। तो भारत सरकार बहुत सारा लोन लेती है वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से, तो
वो उसका हमें एक पर्टिकुलर ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। तो प्राथमिक घाटा, ठीक है। राजकोषीय घाटे की हम बात कर चुके हैं। इसमें हम माइनस कर देंगे ब्याज भुगतान। सिंपल सी बात है कि ब्याज भुगतान करने के बाद हमारी जो घाटा होता है तो प्राथमिक घाटा में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसमें 19-20 में हमें कितना मिला, ठीक है। स्थायी आंकड़ा होगा 19-20 का। 20-21 के लिए हमने क्या अनुमान लगाया हुआ था, ठीक है। 20-21 की 1 फरवरी के दिन संशोधित आंकड़े क्या होंगे, ठीक है। और आने वाले वर्ष 21-22 में ये आंकड़े कितने हैं, ये अनुमान कितने होंगे, अनुमान, ठीक है। तो 19-20 के लिए 1.6%, ठीक है, जो कि जो हमारा आया कितना 0.4%, ठीक है। जबकि 1 फरवरी के दिन इसकी स्थिति क्या हो गई 5.9%, ठीक है। अब अनुमान हम कितना लगा रहे हैं 3.1% की, ठीक है। ये हमारे घाटे की बात हो गई। घाटे के बाद हम बात करते हैं कि भारत सरकार 1 रुपए कहां खर्च करती है या फिर 1 रुपए कहां से लाती है, ठीक है। तो चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 रुपए का अनुमान भारत सरकार की अर्निंग कह सकते हैं कि 1 रुपए की अर्निंग कैसे क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार टैक्स से बहुत ज्यादा बड़ी राशि नहीं ले पाती है। भारत सरकार की मेन अर्निंग होती है जो विभिन्न ब्याज होते हैं देने के लिए, ठीक है। भारत सरकार भी दूसरे देशों को ब्याज देती है, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, उससे उधार देती है, उससे भी ब्याज वसूल करती है। तो भारत सरकार का मुख्य पैसा दूसरे देशों को ब्याज देने से आता है, ठीक है, जो कि आपके कर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टोटल मिलाने से ज्यादा है। ये किसी भी एक विकासशील देश के लिए बहुत बुरा है। आप अगर चाहते हैं कि आपका देश विकसित बने तो आपको ऑनेस्टली टैक्स देना चाहिए। कई सारे विकसित देश है जहां पे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेशियो है अन्य प्रकार की अर्निंग से कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे हम थोड़े नेक्स्ट वीडियो में। आगे बात हम करते हैं उस नेक्स्ट। ये हमारे प्राप्तियां हो गई, घाटे की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि 1 रुपए भारत सरकार कहां से पाती है, कहां खर्च करती है। उसके लिए आप ये वीडियो, मेरा अगला वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।